भारत का वो राज्य जो आजादी के 28 सालों तक पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं था, जिसे इंदिरा गांधी ने देश का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया। राजा को हटाकर इंदिरा गांधी ने प्रोटेक्टर स्टेट से पूर्ण राज्य बना दिया। वो राज्य जिसकी रानी ने भारत से दार्जिलिंग मांग ली थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सूझबूझ ने किसी बड़े खतरे को टाल दिया और इंदिरा गांधी ने सरदार पटेल वाला कारनामा कर दिखाया। जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं उस राज्य का नाम सिक्किम है, जो 1975 में जाकर भारत का पूर्ण राज्य बना। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी की कुशल रणनीति और सूझबूझ ने सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला लिया। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य नहीं बल्कि प्रोटेक्टर स्टेट था। 1975 तक सिक्किम में नामग्याल राजवंश का शासन था और सिर्फ विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ही भारत देखता था। 1970 के दशक की शुरुआत में सिक्किम के राजा की पत्नी, जो अमेरिका की रहने वाली थी, उन्होंने भारत से दार्जिलिंग लेने की ख्वाहिश जताई। इंदिरा गांधी आगामी खतरे को समझ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल करने के लिए रॉ से मदद ली। आखिर सिक्किम की रानी दार्जिलिंग क्यों मांग रही थी, उसकी असली वजह बताते हैं। उससे पहले आपको सिक्किम का इतिहास बताते हैं। 1975 में भारत का हिस्सा बनने से पहले सिक्किम करीब 300 सालों तक आजाद रियासत रहा। 1642 में सिक्किम में बौद्ध राजतंत्र की स्थापना हुई और इसके पहले चोग्याल बने फुंडसोग नामग्याल। 1814 से 1816 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा आर्मी के बीच एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ, जिसमें सिक्किम ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों की इस लड़ाई में जीत हुई, जिसके बाद नेपाल ने सुगौली समझौते के तहत सिक्किम में कब्जाई सारी जमीन अंग्रेजों को लौटा दी। युद्ध खत्म होने के बाद 1817 में सिक्किम के राजा और अंग्रेजों के बीच तितालिया की संधि हुई। इसके तहत सिक्किम को अपनी खोई हुई जमीन वापस मिली, साथ ही अंग्रेजों से सुरक्षा का आश्वासन भी मिला। अंग्रेजों ने सिक्किम के रास्ते तिब्बत से व्यापार करने का अधिकार ले लिया। संधि में यह भी तय किया गया कि सिक्किम सीधे अंग्रेजों के शासन के तहत नहीं आएगा। 1828 में एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन लॉयड दार्जिलिंग गए थे। उस समय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि सिक्किम का हिस्सा था। 1835 में सिक्किम और अंग्रेजों के बीच दार्जिलिंग को लेकर बातचीत हुई और चोग्याल ने अंग्रेजों को दार्जिलिंग तोहफे में दे दिया। अंग्रेजों ने भी सिक्किम को हथियार और कई तरह के तोहफे दिए। 1841 से अंग्रेजों ने सिक्किम को हर साल 3000 रुपए का मुआवजा देना शुरू कर दिया, जो बाद में बढ़कर 6000 रुपए हो गया। 1889 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन क्लाइड व्हाइट बतौर पॉलिटिकल ऑफिसर नेपाल गए। उन्होंने सिक्किम में नेपाली मजदूरों को आने की इजाजत दी थी। 1941 तक सिक्किम में आबादी के लगभग 75% से ज्यादा नेपाली प्रवासी हो गए। इसके चलते सिक्किम में पहले से रह रहा भूटिया समुदाय 11% और लेप्चा समुदाय सिर्फ 14% तक सीमित हो गया। भारत की आजादी के समय सिक्किम भी एक प्रिंसली स्टेट था, लेकिन सिक्किम के चोग्याल भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। सरदार पटेल सिक्किम के साथ अन्य भारतीय रियासतों की तरह ही व्यवहार करना चाहते थे, लेकिन नेहरू के विचार सिक्किम के साथ अलग व्यवहार करने के थे। नेहरू चाहते थे कि जैसे भूटान के साथ भारत ने मित्रता की संधि की है, वैसे ही सिक्किम के साथ भी हो जाए। 1950 में भारत सिक्किम शांति समझौता हुआ। इसके तहत सिक्किम भारत का प्रोटेक्टर स्टेट यानी संरक्षित राज्य बना। इस समझौते के बाद सिक्किम की सुरक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी भारत की थी। भारत सिक्किम में अपनी सेना तैनात कर सकता था, लेकिन आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता था। सिक्किम के बारे में पंडित नेहरू ने साफ कर दिया कि अगर सिक्किम या भूटान पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो हम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। भूटान एक तरह से भारत के संरक्षण में एक स्वतंत्र राज्य है, वहीं सिक्किम भारत का राज्य है, लेकिन अन्य राज्यों से अलग है। वहीं भारत की आजादी के समय सिक्किम की अंदरूनी राजनीति में भी उथल पुथल मची थी। सिक्किम की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिक्किम का भारत में विलय चाहता था। इन लोगों ने मिलकर सिक्किम स्टेट कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसके अध्यक्ष काजी लैंडअप दोरजी बने। आगे चलकर उन्होंने सिक्किम नेशनल कांग्रेस बनाई। इसके उलट 1950 में सिक्किम नेशनल पार्टी बनी, जो सिक्किम के भारत से आजाद रहने और पुराने राजशाही शासन के पक्ष में थी। सिक्किम की सीमा भारत के साथ साथ चीन से भी लगती है। ऐसे में 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने सिक्किम में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी, ताकि चीन अगर सिक्किम के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। अक्टूबर 1967 को चीनी सेना ने नाथुला के रास्ते सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय आर्मी इस हमले को रोकने में सफल रही, लेकिन भारत को तब तक समझ आ चुका था कि उत्तर पूर्वी भारत में घुसने के लिए चीन सिक्किम के रूट पर नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में वह किसी भी हाल में सिक्किम पर अपने अधिकार कम नहीं करना चाहता था। चोग्याल की पत्नी होप कुक अमेरिकी नागरिक थी। कई लोग उन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट भी मानते थे। राजा की पत्नी ने कहा था कि 1835 में सिक्किम के राज परिवार ने अंग्रेजों को दार्जिलिंग लीज पर दिया था। राज परिवार दार्जिलिंग को वापस मांग सकता है। चोग्याल भारत से आजादी चाहते थे तो सिक्किम की जनता चोग्याल से आजादी चाहती थी। 1960-70 के दशक में सिक्किम में राजशाही का विरोध बढ़ने लगा।
1973 के काउंसिल इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप चोग्याल पर लगा। इंदिरा गांधी सिक्किम की हर समस्या का समाधान चाहती थी। इंदिरा ने नेहरू के फैसले की भी आलोचना की। इंदिरा गांधी ने रॉ के चीफ RN काओ को बुलाया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए मदद मांगी। रॉ ने सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए 5 प्लान बनाए। पहला प्लान, सिक्किम में चल रहे विरोध को हवा देना, जिससे चोग्याल भारत से मदद लेने पर मजबूर हो जाए। दूसरा प्लान, लोकल अखबारों के विरोध को सिक्किम की जनता तक पहुंचाना। तीसरा प्लान, विरोध बढ़ने पर भारतीय सेना को सिक्किम में मार्च के लिए भेजना, जिससे लोगों को लगे कि भारत उनके साथ है। चौथा प्लान, 4 अप्रैल 1973 को चोग्याल के 50वें जन्मदिन के दिन बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित करना। पांचवा प्लान, विपक्षी पार्टियों को यह आश्वासन दिलाना कि भारत किसी भी स्थिति में चोग्याल के खिलाफ उनका समर्थन नहीं छोड़ेगा। 1973 में रॉ और IB से मिलकर सिक्किम में ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया जनमत और ट्विलाइट। भारत का मानना था कि सिक्किम में हालात बिगड़ने लगेंगे तो चोग्याल के पास भारत की मदद लेने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचेगा। इंदिरा गांधी भी इसके लिए तैयार थी। इंदिरा गांधी सिक्किम को लेकर कमर कस चुकी थी। 8 अप्रैल 1973 को चोग्याल के पास एक ड्राफ्ट भेजा गया, जिसमें सिक्किम का प्रशासन भारत द्वारा संभालने की बात कही गई। सलाहकारों के समझाने के बाद चोग्याल ड्राफ्ट पर दस्तखत करने के लिए तैयार हुए। ठीक 1 महीने बाद भारत, चोग्याल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये त्रिपक्षीय समझौते की शर्तें क्या थी। सिक्किम के प्रशासन पर भारत का कंट्रोल, सिक्किम गार्ड्स की भारतीय आर्मी की 17वीं माउंटेन डिवीजन में तैनाती, सिक्किम में हर 4 साल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। चुनाव होने तक एक अंतरिम सरकार बनाएगी, जिसका मुखिया भारत की तरफ से नामांकित चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। समझौते के बाद सिक्किम में चोग्याल के खिलाफ प्रदर्शन कम होगा। यह भी भारत की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, जिससे ऐसा लगे कि भारत के प्रशासन संभालने के बाद सिक्किम में स्थिति सुधरी है। वह इंदिरा गांधी सिक्किम के प्रशासन पर कंट्रोल नहीं, बल्कि सिक्किम का पूरी तरह भारत में विलय चाहती थी। त्रिपक्षीय समझौता इस लक्ष्य की नींव बना। भारत चुनाव के लिए काजी और प्रधान को सपोर्ट कर रहा था, जिससे नई सरकार सिक्किम का भारत में विलय करा दे। रॉ चीफ का निर्देश था कि चुनाव में कम से कम 70% सीटें हमारे उम्मीदवार जीते। चुनावी नतीजे आए तो काजी ने 32 में से 31 सीटें जीत ली और सिक्किम के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद काजी ने विधानसभा में द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पास कराया, जिससे सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिल सके। उधर चोग्याल सिक्किम को भारत से अलग करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार कमर कस चुकी थी। भारत सिक्किम गार्ड्स को निशस्त्र कर उसका कंट्रोल खत्म करना चाहता था, जिससे चोग्याल की ताकत और कम हो जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सिक्किम गार्ड्स ने गोलियां चलाई और ग्रेनेड फेंकी, जिसका खूब विरोध हुआ। मौका देख काजी ने सिक्किम में तैनात चीफ एग्जीक्यूटिव को तुरंत पत्र भेजकर सिक्किम गार्ड्स को निशस्त्र करने की अपील की। 9 अप्रैल 1975 को भारतीय सेना की 64 माउंटेन ब्रिगेड राजमहल पहुंची। एक सैनिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसे गोली मार दी गई। 20 मिनट से भी कम समय में भारतीय सेना ने सिक्किम गार्ड्स को निशस्त्र कर दिया। चोग्याल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। नाराज चोग्याल ने पत्र लिखकर जवाब मांगा तो भारत सरकार ने साफ कहा कि चोग्याल की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी था। उन्हें सिक्किम के नाराज लोगों से जान का खतरा था। 10 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान सिक्किम की जनता पूरी तरह से भारत में विलय की मांग उठा रही थी। 3000 से ज्यादा लोग विधानसभा के बाहर चोग्याल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। विधानसभा में बिना किसी विरोध के चोग्याल को हटाने और सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 14 अप्रैल को सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया गया। 97.5% यानी 59,637 लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट किए, जबकि सिर्फ 1,496 लोगों ने इसका विरोध किया। 26 अप्रैल को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए संसद में 36वां संविधान संशोधन बिल पास किया गया। 16 मई को इस पर राष्ट्रपति के दस्तखत करने के साथ ही सिक्किम 22वें राज्य के बतौर भारत का हिस्सा बन गया। आखिरकार इंदिरा गांधी ने सरदार पटेल जैसा कारनामा कर दिखाया और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।